बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट फ़हद अमीर और आप देख रहे हैं फ़हद अमीर असील फार्म। आज जी एक बड़े मज़े की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आइडिया आप लोग लगा सकते हैं कौन हमारे गेस्ट हैं, कौन आ जाए। आज बड़े ही हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनने ये एक बुक लिखी है और बहुत ही अच्छी किताब, बड़ी इंफॉर्मेटिव किताब। जिन भाइयों ने पढ़ी है, जिनने इससे इंफॉर्मेशन ली है, वो समझ सकते हैं कि बहुत ही एक अच्छा स्टेप था और बहुत ही एक बड़ा स्टेप था। पाकिस्तान में आज तक किसी ने बुक इस फील्ड के ऊपर लिखी नहीं थी। चौधरी साहब ने स्टेप लिया, बहुत अच्छा स्टेप लिया। उनका अपना जो सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था, उनकी फिर जो रिसर्च वर्क था, सब कुछ करके उनने एक मेहनत से ये किताब लिखी पूरी। ये किताब लिखी उनने, मेरी उनसे काफ़ी अच्छी गपशप रही हमेशा से। आज वो मेरे पास आए हुए हैं, आज उनके साथ आप लोगों के कुछ सवाल करेंगे, कुछ गपशप करेंगे, मज़े की एंटरटेनिंग और साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी जिसके अंदर काफ़ी कुछ आप लोगों को बताऊंगा। ये जो बुक है ये मेरे लिए चौधरी साहब गिफ्ट लेके आए हैं। कोई भी भाई लेना चाहें तो चौधरी साहब से डायरेक्टली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये बुक है। इसके अंदर से आप बेसिक चीज़ें सारी सीख सकते हैं और भी काफ़ी गहरी बातें भी हैं। बाकी जी आए जी, अब आप लोगों को मुलाकात कराते हैं चौधरी तारिक रशीद साहब से। इधर ही रुक जाएं एक मिनट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आ जाएं जी। चैनल को सब्सक्राइब करना असल में बहुत ज़रूरी है। धूप काफ़ी ज़्यादा थी, गर्मी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो हमने सोचा वीडियो जो इंटरव्यू है वो हम अंदर ही करेंगे। हमारे पास जी आज दो गेस्ट आए हुए हैं। एक हमारे आए हुए हैं जी चौधरी तारिक रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत से है? बहुत शुक्रिया आपके आने का। दूसरे हमारे आए हुए हैं अनवारुल हक भाई। फेसबुक पे हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, किसी भी वीडियो के नीचे चले जाए सबसे पहला कमेंट अनवार भाई का होगा। बैठे जी अनवार भाई। तो ये जी आज बुक आई है, इस बुक पे आज बात होगी, कुछ सवालात होंगे, मज़े के सवालात करेंगे चौधरी साहब से, कुछ हमारी भी इल्म में इजाफा होगा। आप लोगों के लिए भी कुछ सवाल करूँगा ताकि सब भाइयों को कुछ सीखने को मिले। ज़ाहिर है जो हमारे सीनियर शौकीन हैं, जो हमारे पुराने शौकीन हैं, वो हमारे एक एसेट हैं, वो एक हमारा असासा है। तो उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे आप। अच्छा जी चौधरी साहब, कुछ सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सवाल मेरा आपसे ये होगा, जो कि बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लोगों के लिए। एक अच्छा असील क्या होता है, उसकी क्या पहचान है, किस तरह पहचान है? पहला सवाल आपसे मैं ये करूँगा। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि अच्छे सीर की निशानियाँ जो असातिज़ा हैं उन्होंने कुछ वज़ा की हैं और उसी पर हम लोग आज तक चल रहे हैं और उसी को अच्छा समझते हैं। शायद वेरी बिगनिंग ऐसा हुआ हो कि वाइट आंख अच्छी है जी, 10 मुर्गे अच्छे लड़े हों जिनकी आंख वाइट हो और अच्छे लड़े हों, तो हमने कहा नहीं जी वाइट आंख अच्छी होती है। फिर जी लाल गुलाबी डोरे होने चाहिए, बिल्कुल वाइट ना हो। इसी तरह मतलब आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आती गई मुर्गों के खुलिये में, मुर्गों मुर्गों की बॉडी में, उनके स्ट्रक्चर में, उनकी टांगों में, इसी तरह निशानियां लोगों ने रखनी शुरू कर दी है। बेसिकली ये सब कुछ असेसमेंट ही है, अंदाज़ा है। उस अंदाजे में ये है कि 10 बंदों का अंदाज़ा एक जगह पे जब आया तो पता चला नहीं जी ये जो है अथेंटिक साबित हो गया। तो इसी सबने अपने हाँ एक्सपीरियंसेस जी, शेयर किए, उससे हाँ वो जी, चीज़ उस पे निकली। आके ना फिर उस पे ये आगे जी कि ये जो है मतलब है उनकी जो निशानियां हैं इनको उन्होंने पुख्ता समझ लिया, बेहतर समझ लिया। और ये निशानियां आज से पहले 1883 में भी गालबन नवाब यार मोहम्मद ख़ान की जो बुक है उसमें भी वज़ा की गई हैं और उन्हीं पर आज तक हम लोग जो हैं कायम हैं कि मुर्ग का जो है वो उसकी जो नाट होती है, गंड जोड़ जो है वो क्लोज़ होना चाहिए, जोड़ नाट जो है वो ऐसे पेट छोटा होना चाहिए नीचे से। अब बाज़ मुर्ग़ बहुत कम खाते हैं तो लोग कहते हैं यार ये खा नहीं रहा, ये कम खा रहा है। उनका जो है वो जो होता है पोट अगला और पिछला ये होता ही छोटा है। और छोटे पोट वाले मुर्गे जो होते हैं वो अच्छे साबित हुए हैं लड़ाई में, वो ज़्यादा कामयाब हो ज़्यादा गया। कामयाब हुए हैं। सही हो गया। तो ये जी एक बेसिक बात की, चौधरी साहब ने बड़ा ही सिंपल अल्फाज में इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई। और भी आज काफ़ी मज़े मज़े के सवाल करूँगा। अच्छा चौधरी साहब, एक बड़ी चीज़ होती है कि आजकल कोई भी बंदा शौक़ शुरू करता है, कोई भी बच्चा है कॉलेज का, स्कूल का, या कोई भी बंदा है, वो शौक़ शुरू करता है, उसकी पहली बात ये होती है जी प्योर अमरोहा चाहिए। फिर उसको साथ ही प्योर मिर्ठी भी चाहिए, साथ ही प्योर लासानी भी चाहिए। तो इस पे आप जो पुराने शौकीन हैं, आप इस पे क्या उनको मशवरा देंगे कि मतलब इस चीज़ पे आप पहले दिन आपने शौक शुरू किया है और आप इस चीज़ पे डायरेक्टली जा रहे हो, तो इस पे आप ज़रा इसकी वजाहत कर दें।
जी, असल में बात ये है कि अमरोहा को बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बना दिया गया है और उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी निशानियों के बारे में, अलामात के बारे में बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने नेट पे और ये वीडियोज़ लगाई हैं, सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से ये मज़ीद मुतनाज़ा होता गया। और यहाँ तक कि कोई बंदा ये कह देता है जी कि हमारे उस्ताद ही समझ लें, पीर शाह आलम शाह साहब जो हैं, उनके अमरोए जो थे वो असली थे, बाकी ऐसी हैं। बल्कि बाज़ तो असातिज़ा ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा जी कि अमरोया आज है ही नहीं। तो लेकिन मेरी उनसे गुज़ारिश है, जो लोग समझते हैं आज खालिस अमरोया मौजूद नहीं है, वो उसकी निशानियाँ वज़ा करें ताकि नए आने वाले जो दोस्त हैं, जो नए मतलब शौकीन हज़रात हैं, वो उससे इस्तिफ़ादा कर सकें और मज़ीद मतलब उनको मालूमात में इज़ाफ़ा किया जा सके और उनकी पहचान में इज़ाफ़ा किया जा सके, वो अमरोए को पहचान सकें। तो बाकी ये है कि वक़्त के साथ चेंज आती रहती है। मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पर कि अगर आप 4 भाई भी हों ना, तो उनकी शक्लें एक जैसी नहीं होती, रंग एक जैसे नहीं होते, हाइट वेट एक जैसा नहीं होता। तो अमरों में तब्दीली कैसे नहीं आएगी? उनमें भी तब्दीली आएगी, बच्चे उनके जो हैं मुख्तलिफ़ कलर्स में आ सकते हैं। अब मेन जो अमरोया है उसका रंग तो ये कहते हैं जी वो सुर्ख़ होता है, स्ट्रेट उसकी दुम होती है और सफ़ेद पर 2-4 उसके होते हैं परों में। हाँ जी, और नोक ऐसी होती है कि उसके दरमियान में से थोड़ा रास्ता भी नज़र आता है। अब ये निशानियाँ पुरानी हैं जो वज़ा की गई हैं। आज भी ये मुर्गे मौजूद हैं, मैंने खुद देखे हैं, लोगों के पास हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब जब कोई माने ही ना कि ये असली नहीं है तो उसको कैसे मनाया जा सकता है? उसका सिर्फ़ एक हल है, जो बंदा कहे जी कि ये अमरोया नहीं है या उसको चाहिए कि वो उसको वज़ा करे, उसकी निशानियों को ज़ाहिर करे। अब बात आ गई मेरठी की। मेरठी और इसमें अमरोए में कोई तो ख़ास फ़र्क मुझे महसूस नहीं होता सिवाय इलाके के। मेरठ एक इलाका है, अमरोया एक इलाका है, तो उधर से लेकिन जो इनकी मैंने बॉडी स्ट्रक्चर देखा है वो तकरीबन एक सा है। सिर्फ़ अमरोए और मेरठी के ताज में थोड़ा-सा फ़र्क है। उसका ताज जो है ना करेला नहीं होता, अमरोहा जो है इसका ताज करेला होता है। बेसिकली दोनों के पर जो हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, बजाय स्ट्रेट दुम की तरफ जाने के, वो नीचे की तरफ होते हैं, टाँग की तरफ और ऐसे जुड़े हुए होते हैं, थोड़े से खुले हुए नहीं होते। ये वो निशानियाँ हैं जो अभी तक हम लोगों ने रखी हुई हैं। मैं रॉन्ग हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। बहुत बड़े-बड़े उस असातिज़ा मौजूद हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग मौजूद हैं, मेरा तो कोई इल्म ही नहीं। मैं तो एक आम आदमी हूँ, छोटा-सा बंदा हूँ, शौकीन हूँ। तो इसी शौक में मैंने नए आने वाले शौकीन हज़रात के लिए कोशिश की है कि ये मैंने बुक लिखी है ताकि उनका वक़्त कम से कम ज़ाया हो, उनका वक़्त ज़ाया ना हो और जो मतलब है ज़िया होता है मुर्गों का उससे बचा जा सके। मैंने कोशिश की है अद्वियात, इलाज और उसके बारे में मुर्गों की ट्रेनिंग के बारे में भी बात की है इस बुक में और सँभालने के बारे में भी बात की है। तो अब तो चेक का दौर आ गया, इसमें तो कोई किसी की उस्तादी शागिर्दी नज़र ही नहीं आती, क्योंकि जो असातिज़ा हैं उनको भी मौका नहीं मिलता कि उठा के मुर्गे को सँभाल लें। पानी तो आप कर नहीं सकते, 5 मिनट टाइम आपने पूरा करना है। तो अब आ गए जी लसानी पे। लसानी मुर्ग जो हैं वो इस वक़्त जेहलम के जो लोग हैं, उनका ये दावा है जी, ये हमारे पास सिर्फ़ लसानी है। चलें हम उनकी बात मान लेते हैं, जेहलम में बहुत से लसानी मुर्ग लोगों ने रखे हुए हैं। उनमें बैंगम भी हैं, बेहंगम भी हैं और मतलब है करेले भी हैं। अच्छे मुर्ग़ हैं, बहुत खूबसूरत जानवर हैं, नो डाउट बहुत अच्छे जानवर हैं। लासानी जो है, लसानियों की निशानियों में मैं ये नए आने वालों के लिए बात कर रहा हूँ, असातिज़ा के लिए बात नहीं कर रहा। ये मैंने बुक में तो लिखा हुआ है, ज़ाहिर है लोगों ने बुक नहीं ली जिन्होंने, उनके लिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी जो टाँगें होती हैं, ये थोड़ी मैली सी होती हैं। जो लसानी होती है, ग्रे भी होती हैं, वाइट सी भी होती हैं और जो इनकी नोक होती है उसका जो जैज़ होता है ना ये नोक के एंड पे ये थोड़ा-सा कच्चा-सा नज़र आता है जैसे चिड़िया के बच्चे का होता है। और इनके जो पर होते हैं वो मतलब है कुछ ना कुछ एक वैसे तो एक लेयर होती है इसके नीचे, परों के नीचे छोटे परों की वाइट लेयर होती है, बड़े पर भी बीच में आ जाते हैं साइडों पे। चूँकि अब क्रॉस बार-बार हो रहे हैं तो दुम में भी पर आते हैं, इधर भी आते हैं। ये जेट ब्लैक नहीं होता और इसके अगर आप पर को उल्टा करें, ऊपर से ये ब्लैक नज़र आएगा, चमकदार नज़र आएगा, लेकिन नीचे से फर जो है इसकी वाइट होगी। सफ़ेद पशम में नज़र आएँगे ये। तो इसके अलावा जो है मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो नए शौकीन हैं उनके लिए बात कर रहे हो, वो नहीं जी लसानी प्योर ही होना चाहिए। प्योर के लिए फिर आपको इनब्रीडिंग करनी पड़ेगी, अच्छी ब्रीड लेनी पड़ेगी, उस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, फिर उसको आप इनब्रीडिंग कराएँ या लाइन ब्रीडिंग में लेके आएँ, बैक
बैक क्रॉसिंग में भी ये पीछे आ जाते हैं, वो भी इन ब्रीडिंग की टाइप ही है बैक क्रॉसिंग जो। तो उस लिहाज से आप इनको प्योर कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में हर किस्म की नस्ल मौजूद है, और बिल्कुल मेरा तजर्बा कहता है, मुझे 50 साल से ज़ायद अरसा हो गया, तो मेरे तजर्बे के मुताबिक बहुत सारी प्योरिटी में ब्रीड्स जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अब तो क्रॉस ब्रीडिंग का दौर है, तो क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से जो आप देख लें कि बहुत ज़्यादा जो है मुर्गों में तेज़ी आ गई है, फाइट में तेज़ी आ गई है, लड़ाई में तेज़ी आ गई है। उसकी वजह जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया, उसने कहा जी ये आप क्या कहते हैं जी, कबूतर जब बच्चे निकालता है तो एक मादी और एक नर निकलता है। आप उनको कहते हैं वो एक जोड़ा पैदा होता है, उन्हीं का जोड़ा आगे जाके बड़ा होकर जोड़ा लग जाता है, तो क्या वो परवाज़ नहीं करते, नीचे गिर जाते हैं? परवाज़ तो वो करते हैं। मैंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है, प्रवास तो वो करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस ब्रीडिंग की। उसकी मिसाल ये है कि ये देख लें, गधा और घोड़े का जो क्रॉस होता है खच्चर, वो उन दोनों से ताकतवर होता है, दोनों से उसकी जो है फोर्स ज़्यादा होती है। तो इसलिए कि ये तो बहुत शुरू की बात है ना, अब तो साइंस बहुत तरक्की कर गई, लोग पढ़ लिख गए हैं, बात को समझते हैं, और आजकल तो माशाल्लाह क्रॉस ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। तो नए आने वालों से कहूँगा इस पर इतना वो फोकस ना करें जी कि ये अमरोया है, ये मेठी है, ये अच्छा ब्लड देखें किसके पास है, अच्छा खून किसके पास है, मुर्गा आपके पास अच्छा हो, मुर्गा जब चले तो पता लगे, जब लड़े तो बताए अपना आप। ये हार जीत कोई चीज़ मैंने नहीं रखती, क्योंकि आजकल तो जो कील है आपको पता ही है, लोहे के कील इस्तेमाल हो रहे हैं, समझ लो लोहे से भी सख्त हैं। लोग कहते हैं जो पूरा कील मार दे, पूरा क्या उसने मारना है, दो दो सूत कील गर्दन की जल्द, और उसमें फ़र्क कितना होता है, वो गर्दन के किसी जॉइंट में चला जाए मुर्गा उल्टा हो जाता है। तो बाद लोगों को ये भी सुनने में आया कि जी कुछ लोग जो हैं वो लाग लगा रहे हैं उन कीलों को, और बड़े इतराज़ात हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, झगड़े भी हो रहे हैं इस पे लाग लगाने पे। तो मेरा तो ख्याल है गेम को फेयर किया जाए तो बेहतर है, अब लाज इसका कोई बनाए जाए, और बेहतर है कि इसके बजाय चक के आप एक एक पानी रख लें। मुर्गे को और उस्ताद को ये मौका मिल जाए कि मैं अपने मुर्ग को संभाल सकूं, लड़ाई के दौरान कांटा लग गया अगर कोई ऐसा हो गया सिलसिला, तो वो उसको संभाल सके। तो मेरा ख्याल है नए आने वालों के लिए मेरी ये गुजारिश है कि आप इतना ज़्यादा ब्रीड पे फोकस ना करें। मिल जाएगी आपको जो चीज़ चाहिए, हर जगह से मिलेगी। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे फार्म हाउस हैं जिनके पास मतलब हर किस्म की ब्रीड मौजूद है, और मैं जहाँ जिन साहब के साथ बैठा हुआ इनको तो देख के इनके दड़बे और ब्रीड मेरा दिल खुश हो जाता है। तो मेरा दूसरा विज़िट है यहाँ पे, कमाल के जानवर हैं, नायाब जानवर हैं इनके पास। ज़ाहिर है कुछ लोग कहते हैं मुझे कॉस्टली, ज़ाहिर है जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना कुछ ला के यहाँ रखा है और अपना टाइम देते हैं फुल टाइम, और तो उसमें ज़ाहिर है फिर कीमत तो कुछ ज़्यादा होती है। बहरहाल मैं ये जितनी भी बात कर रहा हूँ ये नए शौकीन हज़रात के लिए कर रहा हूँ। उस्ताद तो उस्ताद होते हैं, उनके लिए तो खैर वो तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उनके बारे में मैं नहीं बात कर रहा, मैं नए आने वालों के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो चौधरी साहब ने बड़ी डिटेल में बहुत अच्छी तरह से सवाल का जवाब दिया है। बेसिक बात यह है कि आप मुर्गबाज़ी करने जाएँ या मुर्गबानी करने जाएँ, आप पहले एक अच्छे असील को पहचानें, उस पे बात करें, अच्छे खून को पहचानें, अच्छा खून रखें, अच्छा असील रखें, उसके बाद नस्लों की तरफ आएँ, उसके बाद उस शौक की तरफ आएँ। चौधरी साहब, अगला मैं सवाल ये करना चाहूँगा। देखें, गर्मी शुरू हो गई है। गर्मी में बहुत सारे लोगों का होता है कि ब्रीड कैसे लें, लोगों से ब्रीड नहीं ली जाती। ब्रीड लेते हैं तो चूज़े नहीं पलते, चूज़े ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। तो इस पे अगर आप कोई टिप्स वगैरह दे दें कि गर्मी में ब्रीडिंग कैसे करवाई जाए, मादी को किस तरह बिठाया जाए, और आगे चूज़ों की थोड़ी सी केयर वगैरह किस तरह, बेसिक केयर्स उनकी क्या हैं, थोड़ा सा ये वजाहत कर दें। जी बहुत शुक्रिया। ये असल में जब मुर्गी अंडे देती है तो उसका टाइम बढ़ता जाता है, 9 या 10 अंडे देती है। पहला अंडा और 9वें अंडे में काफ़ी गैप आ जाता है। मेरे ख़्याल में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपने अंडों को रखना कैसे है, पहला बात ये है। अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा है तो आपने अंडा बाहर रख दिया है तो वो मूव करना शुरू कर देगा, एम्ब्रियो उसका मूव करना शुरू कर देगा, और 2 दिन में अंडा जो है आपका ख़राब हो जाएगा, या अगर उसको 2 दिन के अंदर हैचिंग में लग जाए तो शायद वो उसी से इम्प्रूव करना शुरू कर दे, तो चलता जाएगा।
तो दूसरी बात ये है कि आपका अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव जा रहा है, जबकि मुर्गी का टेम्परेचर जो है वो 37.78 के करीब चलता है, तो आपका पहले ही 42 है, तो अंडे वहाँ क्या करेंगे और मुर्गी वहाँ क्या करेगी? आपने उसको उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पे आपका टेम्परेचर एट लीस्ट जो है ना 35 से ज़्यादा ना हो। हाँ जी, उससे कम होगा तो 1-2 दर्जे जो है मुर्गी पूरा करेगी। तो उसमें ये है कि फिर वो हैचिंग ज़्यादा हो सकती है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। वैसे तो दरख्तों पे भी परिंदे अंडे देते हैं, बारिशें भी होती हैं, ऊपर बैठते भी नहीं हैं, उड़ के दाने की तलाश में भी चले जाते हैं। तो उनके भी बच्चे अल्लाह करता है निकल आते हैं। हाँ जी, तो बच्चे निकल आते हैं, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जिसने आना है उसने आ जाना है। तो इंसानी कोशिश के तहत जो है, जो हमें थोड़ा बहुत इल्म हासिल हुआ है लोगों से, दोस्तों से, वो यही है कि इसके टेम्परेचर को आप कंट्रोल करें। अब आपने कहा जी कि चूज़े निकल आते हैं तो फिर वो कमज़ोर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम निकलते साथ चूज़ों को, मतलब है, एक बात जो नहीं समझते, वो फ़ौरी तौर पर दाना दे देते हैं। उससे उनके अंदर एक जाला होता है। पहली बात तो ये है कि 24 आवर या इससे भी ज़्यादा 36 आवर तक आप उनको कोई चीज़ ना दें। उनका पेट साफ़ होने दें, उसके बाद फ्लैशिंग करें। फ्लैशिंग आप लोग समझते ही होंगे, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि थोड़ा-सा गुड़ या चीनी वाला पानी उनको दें, ज़रा पेट वॉश हो जाए। फिर उसके 2-3 घंटे के बाद जाके आप इनको कोई खाने के लिए दें, फीड दें। फीड दें या स्टार्टर जो भी आप देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं इनको, और इंशाल्लाह ये ठीक रहेंगे। उसके बाद दूसरी बात आ गई जी, गर्मियों में इनको पालें कैसे? आम तौर पे इनके पर बड़े हो जाते हैं, खुद ये छोटे रह जाते हैं। उससे उसके लिए आप इनके पर जो है ना कैंची से बाहर से काट दें, छोटे कर दें। हमें नज़र नहीं आता कि यार ये पर लटका है, उनके लिए बड़ा वज़न होता है। उनके लिए उठाना ज़रा जो है ना ज़रा मुश्किल होते हैं पर जो है वो। अब आ गए जी गर्मियों में इसका क्या करें? एक तो यह वही बात कि टेम्परेचर इनका कंट्रोल हो। टेम्परेचर अगर कंट्रोल नहीं हो सकता, ज़्यादा ना आपने छोड़े हुए हैं या पानी वगैरह नीचे रखे। पहले ज़माने में तो ऐसा कंट्रोल नहीं होता था, कूलर वगैरह नहीं होते थे, तो लोग जो हैं वो कनालियों में पानी डाल के नीचे मिट्टी के बर्तन में रख देते थे। चूज़े भी ऐसे समझदार होते थे, जाके उसमें खड़े हो जाते थे, अपने आप को सेव करते थे। अब इसका टेम्परेचर आप कंट्रोल करो, डाइट उसमें आपने कंट्रोल करें। डाइट आप क्या कंट्रोल करेंगे? आप इनको चावल बॉयल करके दें, वो ज़रा ठंडे होते हैं। हाँ जी। उसके अलावा जो है फ़ीड से थोड़ा परहेज़ करें, रोटियाँ गीली करके उनको अच्छी तरह निचोड़ के रात को अगर घुमाएँ, वो दें, यानी कि थोड़ा इनको ठंडा रखें। हाँ जी। तो ये नहीं कि निकलते सार ही आप इनको ठंडा करेंगे तो तब भी ये फ़ारिग हो जाएँगे। ज़्यादा ठंड, इनको हीट की ज़रूरत होती है, पहले 10 दिन इनको मुर्गी की हीट की बहुत ज़रूरत होती है। जब ये भागना दौड़ना शुरू कर दें 6-7 दिन के बाद, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा दें, थोड़ी फ़ीड दें, थोड़े चावल दें, थोड़ा। हाँ जी। तो इंशाल्लाह ताला पल जाएँगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी, और जितना कुछ मैं जानता हूँ उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह ताला आप अगर टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, तो आपके चूज़े ज़रूर पलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला फ़ज़ल करेगा और पलेंगे चूज़े। बहुत शुक्रिया। ये जी आप लोगों के लिए आज वीडियो आई थी, बड़ी ही मज़े की वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। जो सीखना चाहेगा इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सीनियर हमारे शौकीन है, 50 साल का तजर्बा है, हमारी उम्र से ज़्यादा तजर्बा है माशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा तजर्बा है उनका, और बहुत ही उनने सिंपल करके चीज़ें समझाई, बहुत ही ईजी करके चीज़ें समझाई। इन चीज़ों को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह सब भाइयों का फ़ायदा होगा। बाकी इंशाल्लाह मज़े मज़े की वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। मज़े मज़े की वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन प्रेस करना लाजमी कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ हम सबको दें इजाज़त। मैं हूँ आपका होस्ट फहद अमीर। अल्लाह हाफ़िज़।